आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महायुद्ध जैविक जंग के बाद अब कहा जा रहा है महातबाही की तरफ ये युद्ध इस वक्त बढ़ता जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग हो रही है वो कोई साधारण जंग नहीं है, बल्कि एक युद्ध के अंदर 4 युद्ध लड़े जा रहे हैं। और हम एक युद्ध को 4 युद्ध क्यों कह रहे हैं, इसे बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। सबसे पहला युद्ध रक्त युद्ध है और इसके बाद और क्या युद्ध है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। नाटो ने फ्रांसीसी सैनिकों को भेजा है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई के तहत जानकारी ये मिल रही है कि रूस पर दबाव के लिए नाटो की कार्रवाई बहुत मायने रखती है। नाटो ने रोमानिया में सैनिक तैनात किए हैं। नाटो ने फ्रांसीसी सैनिकों को भेजा है। ये इस वक्त की सबसे अहम खबर। जानकारी ये मिल रही है कि रूस पर दबाव के लिए नाटो की ये कार्रवाई हुई है और नाटो ने रोमानिया में सैनिक तैनात किए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अब आर पार की लड़ाई में किस तरह से चौकन्ना है नाटो, यह भी साबित हो रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यह कार्रवाई की गई है और रूस पर दबाव के लिए नाटो की कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई है जब इस पूरे युद्ध को 15 दिन हो चुके हैं और नाटो ने रोमानिया में सैनिक तैनात कर दिया है। नाटो ने फ्रांसीसी सैनिकों को लेकर भी बड़ी कार्रवाई की है और इस बीच रिहायशी इलाकों में बमबारी और इस तरह की तस्वीरें तो आ ही रही हैं सामने। और रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग हो रही है वो कोई साधारण जंग नहीं है, बल्कि एक युद्ध के अंदर 4 युद्ध लड़े जा रहे हैं। हम एक एक करके आपको बताते हैं कि इन युद्ध को हम 4 युद्ध क्यों कह रहे हैं, इसे बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। सबसे पहला युद्ध रक्त युद्ध है। 16 दिनों से रूस की सेना का यूक्रेन पर हमला जारी है। 10 से ज्यादा शहरों पर मिसाइल हमला हुआ है। युद्ध में 25 लाख लोगों ने पलायन कर दिया है और इसके बाद जो दूसरे नंबर का युद्ध है वो है दुष्प्रचार का युद्ध। रूस यूक्रेन का एक दूसरे पर केमिकल वॉर का आरोप लग रहा है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन में अमेरिका जैविक हथियार बनाया जा रहा है। अमेरिका कह रहा है कि रूस यूक्रेन पर केमिकल हमला कर सकता है। और इसके बाद तीसरे नंबर का युद्ध है वीडियो। ध्यान देने वाली बात है कि तबाही यूक्रेन में मची है, लेकिन सरेंडर की तस्वीर सिर्फ रूसी सेना की दिखती है। यूक्रेनी सेना के मारे जाने की तस्वीर मीडिया में अब तक नहीं आई है और सिर्फ रूस के फाइटर जेट्स के गिराए जाने की खबर है, यूक्रेनी सेना की नहीं। चौथे नंबर में आर्थिक युद्ध है। आर्थिक युद्ध क्यों कहा जा रहा है, इसमें अमेरिका समेत पूरे यूरोप ने रूस पर आर्थिक पाबंदी लगा दी है। पाबंदी की वजह से रूस को भारी भरकम नुकसान हो रहा है और रूस अब भारत साथ ही चीन के साथ ही तेल का व्यापार सीधे करेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अलग अलग स्तर पर इस युद्ध को समझा और देखा जा सकता है। और इस बीच यूक्रेन का प्लेन गिराया गया, यह तस्वीर आपके सामने है। लेकिन इस सब के बीच जिस युद्ध के खत्म होने की बात कही जा रही है, दावा किया जा रहा था कि रूस की तरफ से रूस की शर्तों को यूक्रेन मानने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसे में अचानक यूक्रेन और रूस के युद्ध में केमिकल वॉर की खबर आ जाने लगी और अमेरिका ने आशंका जताई कि रूस यूक्रेन को केमिकल और जैविक हथियारों से निशाना बना सकता है। अमेरिका ने कहा कि अगर यूक्रेन में लड़ाई लंबी चली तो रूस ये कदम उठा सकता है। उसने ये भी कहा कि सीरिया में रूस के सहयोगी पहले इस तरह के हमलों को अंजाम दे चुके हैं और एक दिन पहले रूस ने अमेरिका पर कुछ इसी तरह के आरोप लगाए थे। तो इस तस्वीर के जरिए आप समझिए कि किस तरह से दोनों ही देशों की तरफ से तैयारियां पूरी है और हर स्तर पर इन तैयारियों के पूरे होने का दावा किया जा रहा है। और जहां तक वीडियो वॉर की बात करें तो यूक्रेन की तरफ से न जाने कितने अभी तक वीडियो जारी किए गए हैं जिसमें साबित किया जा रहा है कि वो रूस पर भारी पड़ रहा है। जैविक युद्ध से महातबाही तय। रक्त युद्ध के बाद अब केमिकल युद्ध। यूक्रेन ही नहीं, पूरे यूरोप पर केमिकल हमला।
रूस यूक्रेन के बीच का मिसाइल युद्ध अब केमिकल युद्ध में बदलने वाला है। जिस बात का डर था अब वही सच साबित होने वाला है। ऐसी आशंका है जिससे न सिर्फ यूक्रेन का बल्कि पूरे यूरोप का अंत हो सकता है। उस डर और नए खतरे का नाम है केमिकल वॉर। अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन में केमिकल और जैविक हथियार से हमले की आशंका जता दी। 2 दिन पहले रूस ने अमेरिका को यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। अब अमेरिका ने पलटवार करते हुए रूस के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। साथ ही ये भी आशंका जता दी कि रूस यूक्रेन में केमिकल हमले को अंजाम दे सकता है। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया कि यूक्रेन में रूस जैविक और केमिकल हथियारों से हमले की साजिश रच रहा है, क्योंकि इससे पहले सीरिया में भी रूस के सहयोगी इस तरह के हमले कर चुके हैं। इसलिए अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को रूस की इस हरकत पर नजर रखने को कहा है, क्योंकि अमेरिका की चिंता यह है कि अगर लड़ाई लंबी चली तो रूस जैविक हथियारों के हमले पर उतर सकता है। They have a history of using chemical and biological weapons, and that in this moment we should have our eyes open for that possibility. सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन ने भी ये आशंका जताई है कि यूक्रेन में हमले के दौरान रूस केमिकल और जैविक हथियारों से हमला कर सकता है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने दावा किया है कि रूस केमिकल हथियारों का इस्तेमाल पहले भी कर चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रूस अमेरिका पर इसलिए आरोप लगा रहा है ताकि वो खुद समय आने पर इसका इस्तेमाल कर सके। रूस ने सीरिया, यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी अपने विरोधियों को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के उस आरोप को भी सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन अमेरिका की सहायता से केमिकल हथियार बना रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि वो खुशहाल देश और खुशहाल लोगों के देश के राष्ट्रपति हैं, साथ ही 2 बच्चों के पिता भी। उन्होंने कहा कि उनके 2 बच्चे हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे? यूक्रेन की जमीन पर केमिकल या किसी भी तरीके का कोई भी हथियार नहीं बनाया गया है। ऐसी बात पूरी दुनिया जानती है। अगर रूस इस तरह की कोई हरकत करता है तो उसे जवाब मिलेगा। तो आपने देखा कि कैसे यूक्रेन युद्ध में अब केमिकल वॉर का अंदेशा जताया जा रहा है। तो रूस और अमेरिका के इस पर अपने अपने दावे भी हैं। कौन क्या कह रहा है ये आइए समझना बेहद जरूरी हो जाता है। रूस का दावा क्या है? रूस का दावा है कि यूक्रेन में जैविक हथियार मिले हैं। अमेरिका का दावा है कि वो हथियार नियमों का पालन करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। रूस का दावा यह है कि अमेरिका ने जैविक हथियार रखवाए हैं। अमेरिका का दावा है कि अमेरिका ऐसे हथियार नहीं ही रखता है। रूस का दावा है कि जैविक हथियारों का सैन्य इस्तेमाल होना था। अमेरिका ने साफ किया वो ऐसे जैविक हथियार नहीं रखता है। यानी कि कुल मिलाकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जाने की कवायद हो रही है। और इस बीच मेरे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। कर्नल तेज टिक्कू डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कमोडोर जीजे सिंह जुड़ रहे हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट। और इस बीच एक बड़ी खबर, यूक्रेन में रूस की सबसे बड़ी चाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर, सीरियाई लड़ाकों को भेज सकता है रूस। सीरियाई लड़ाकों के इन्वॉल्वमेंट की खबर आ रही है अब इस हमले में। युद्ध की ओर से ये कहा जा रहा है कि एक नया रणनीति का हिस्सा बनाया जा रहा है रूस की तरफ से, जिसमें जानकारी ये कि यूक्रेन में रूस की अब तक की सबसे बड़ी चाल, वो चाल ये कि सीरियाई लड़ाकों को भेज सकता है रूस और रूस की ओर से लड़ेंगे सीरियाई लड़ाके। इसका मतलब ये है कि 16,000 लड़ाकों को जो भेजने का प्लान रूस कर रहा है, अब रूस अब स्थिति में पहुंच चुका है कि वो साम दाम दंड भेद से इस युद्ध को जीतना चाहता है। और मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल एजेबी जैनी भी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, साथ ही कमोडोर जीजे सिंह, और इसके अलावा कर्नल तेज टिक्कू मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तेज टिक्कू जी, जैविक वॉर की बात कही जा रही है और दावे किए जा रहे हैं दोनों ही अलग अलग मुल्कों की तरफ से कि हम तो जैविक हथियार या जैविक युद्ध की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसे में मौजूदा स्थिति 16वें दिन क्या देखते हैं आप? देखिए, 1-2 बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि
नाटो तो कभी नहीं चाहेगा कि वहां पर रशिया में यूक्रेन के अंदर सिचुएशन स्टेबलाइज हो, और जिस प्रकार से यूक्रेन ने रशिया के ट्रूप्स का मुकाबला किया है, जो हम काफी सारे लोग ये मानते थे कि उनकी विक्ट्री जो है, उनकी विजय 2-4 दिन में हो जाएगी, वो ड्रैग ऑन हो रही है। तो इस ऐसे हालात में काफी सारे ऑप्शंस हैं नाटो के पास भी और रशिया के पास ही। जहां तक कि जैविक हथियार यूज करने की बात है, ये जरूर है कि सीरिया में ऐसे रिपोर्ट्स आए थे, और सीरिया रशिया की तरह, रशिया और सीरिया एक साथ लड़ाई लड़ रहे थे वहां पर, तो वहां पर रिपोर्ट्स आए थे, बल्कि काफी सारे वीडियोस भी आए थे जिसमें जैविक हथियारों का यूज किया था असद ने, जो प्रेसिडेंट है सीरिया के। तो उसी बात को लेकर नाटो ये बता रहा है कि रशिया को ये एक्सपीरियंस है, उन्होंने पहले भी मिडिल ईस्ट में इसका इस्तेमाल किया है, वो यहाँ भी यूज करेंगे। लेकिन सबसे पहली खबर तो ये आई थी कि अमेरिका यूक्रेन के अंदर एक लेबोरेटरी है जहां पर वो जैविक हथियारों की का एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है, वो उनकी बहुत बड़ी वहां पर लैब है। और उस वजह से अब क्योंकि दोनों आरोप और प्रति आरोप लग रहे हैं, तो नेचुरली एक दूसरे को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की जा रही है। जहां तक रशियन 16,000 सीरियाई यहां पर लाएंगे युद्ध करने के लिए, पहली खबर तो ये आई थी कि कुछ सर, मैं आपको रोक रही हूं, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इसी हमले से संबंधित जानकारी आ रही है कि चेर्नोबिल में तबाही मचाने की तैयारी पुतिन कर रहे हैं, और पुतिन पर हमले के आदेश का आरोप है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी की खबर है कि न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के आदेश के बाद चेर्नोबिल पर आतंकी हमले की साजिश है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी की तरफ से बड़ी खबर, न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के आदेश हुए हैं। चेर्नोबिल पर आतंकी हमले की साजिश का ये बड़ा खुलासा इस वक्त हो रहा है। जानकारी ये मिल रही है इस वक्त की चेर्नोबिल में तबाही मचाने की तैयारी है, और इस वक्त कमोडोर जीडे सिंह मेरे साथ जुड़े हैं। कमोडोर जीडे सिंह, न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट करना क्या संदेश है? देखिए, ये बिल्कुल बात साफ हो जाती है कि जिस तरीके से रशिया को हराया जा रहा है, आज 16वां दिन चल रहा है। थोड़ा इको ठीक करवा दिए जी। जिस तरीके से 16 दिन हो गए हैं और 2-3 दिन का लक्ष्य था, इतने दिन 12-13 दिन ये बात बढ़ चुकी है। इसके अंदर रशिया की आर्मी को बहुत बड़ी जबरदस्त रेजिस्टेंस मिल रही है, और बहुत बेइज्जती की बात है इंटरनेशनली अगर इसकी आर्मी को देखें। दूसरी बात जुड़ती हुई ये है कि ये बमबारी तो कर रहे हैं, रशियन एयरक्राफ्ट, रशियन एयरफोर्स इमारतों के बाद इमारतें गिरा रहे हैं, जैसे कारकीव के अंदर, सूमी के अंदर और मरियापोल के अंदर, जो कि शहर बिल्कुल रशिया के बॉर्डर के साथ लगते हैं। मगर जो कब्जा होता है वो थल सेना, पैदल सेना, सिपाही, जिसको हम इन्फेंट्री कहते हैं, जब वो उनके कंट्रोल में नहीं आते शहर, हम रशिया की जीत नहीं मान सकते। और उसी शहरों के अंदर जो यूक्रेन के सैनिक हैं, जो उनके लोग हैं, वो इनको बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस दे रहे हैं, और इसीलिए उनको काबू करने के लिए इन्होंने, रशियंस ने क्या किया है कि उनके मैटरनिटी हॉस्पिटल्स, उनके बच्चों के जो ऑर्फनेज हैं, यानी कि रूस को ये उम्मीद ही नहीं था कि इतना ज्यादा प्रोटेस्ट झेलना पड़ेगा, इतना बड़ा रेजिस्टेंस होगा वहां पर। लेकिन रूस से कारोबार बंद करने को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, रूस से कारोबार बंद करने की तैयारी हो रही है। कौन कौन कर रहा है? यूएस, यूरोपियन यूनियन, G7 ने बनाई है रणनीति, और रूस की आर्थिक घेरेबंदी की तैयारी है, रूस की कमर तोड़ने की तैयारी। लेकिन क्या ये कदम काफी होंगे, ये भी अपने आप में समझना बेहद अहम है, क्योंकि आर्थिक मोर्चों से जो भी देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं वो पूरी तरह से खुलकर रूस के साथ नजर नहीं आना चाहते हैं अब, और रूस से कारोबार बंद करने की तैयारी है। यूएस, यूरोपियन यूनियन और G7 ने बनाई रणनीति, रूस की आर्थिक घेरेबंदी की तैयारी। लेकिन अब देखिए, यह समझना जरूरी हो जाता है मौजूदा वक्त में कि केमिकल वॉर की पूरी कहानी शुरू कहां से हुई थी। आखिर अब तक जो युद्ध मिसाइलों से लड़ा जा रहा था, उसमें केमिकल अटैक की बात आई तो आई कहां से? क्यों रूस ने सबसे पहले अमेरिका पर केमिकल वॉर की बात कही? क्या अमेरिका रूस में केमिकल हथियार बना रहा था? इस पूरे मामले का सच क्या है? लुब्निन से अमन चोपड़ा की यह रिपोर्ट देखिए। जहां देखिए वहां तबाही की तस्वीर है।
जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ खंडहर नजर आ रहे हैं। यूक्रेन रूस युद्ध की ये सिर्फ वो तस्वीर है जो दुनिया देख पा रही है, लेकिन एक सीक्रेट हथियार भी है, और अगर उस सीक्रेट हथियार से युद्ध लड़ा गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। और इसी सीक्रेट हथियार पर रूस और अमेरिका आमने सामने हैं। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रतिनिधि ने संकेत दिए थे कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है और यूक्रेन के बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर रूसी वैज्ञानिकों के हाथों में चले जाएंगे तो परेशानियां बढ़ेंगी। अब रूस इसी बात को मुद्दा बनाकर अमेरिका से जवाब मांग रहा है। रूस का आरोप है कि अमेरिका यूक्रेन के अंदर जैविक हथियार बना रहा है और इसके लिए कई लैब बना रखी है। इन प्रयोगशालाओं का इस्तेमाल सैन्य कार्यक्रमों के लिए हो रहा है। यूक्रेन अमेरिका ने ये एक साजिश के तहत किया है। अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य जैविक कार्यक्रम के तहत लीविवी, खारकोव, पोल्टावा में 30 से ज्यादा रिसर्च सेंटर हैं। क्या यूक्रेन में अमेरिका जैविक हथियार बनाने का प्लान बना रहा था क्या? ये बहुत बड़ा और खतरनाक खुलासा रूस ने किया है। रूस की तरफ से आरोप लगाया गया है कि अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियार बना रहा था, बनाने का प्लान बना रहा था। यही नहीं, वहां पर एक लैब का भी जिक्र किया गया है कि यूक्रेन में बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है और अमेरिका की कोशिश है कि रूस यहां तक ना पहुंचे। ये खबर ने सबको हैरान कर दिया है कि कहीं ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर में तो नहीं तब्दील हो जाएगी जंग। इसी को लेकर रूस और चीन ने अमेरिका से जवाब भी मांगा है कि क्या वाकई यूक्रेन में अमेरिका जैविक हथियार बनाने का प्लान बना रहा था। रूस को घेरने में अमेरिका के साथ चीन भी शामिल है। चीन ने अमेरिका से दुनिया को सच बताने की मांग की है। बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर का सच क्या है ये अभी दुनिया के सामने नहीं आया है, लेकिन इतना सच है कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध जैविक युद्ध पर आ गया तो दुनिया के लिए ये अच्छी खबर नहीं होगी। बायोकेयर से जहां एक तरफ दहशत है पूरी दुनिया में, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह कि भारत और रूस में अहम बातचीत की जानकारी मिल रही है। रूस डिप्टी पीएम ने फोन किया है और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से उनकी बातचीत हुई है और इस बातचीत में क्या निकल कर आया इस पर निगाहें सबकी। भारत और रूस में ये अहम बातचीत, भारत की तरफ से ये भी जेस्चर कई बार दिया गया कि वो रूस से बात कर मौजूदा माहौल को शांत करने की ओर कदम बढ़ाने की बात करेंगे रूस से। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह कि तेल और गैस के मुद्दे पर यह बातचीत हुई है। तेल का भंडार जो कहा जाता है कि रूस में है और रूस जिस तरह से लगातार युद्ध में आगे बढ़ रहा है, एक बड़ा झटका मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया के लिए है, पूरे तमाम मुल्कों के लिए है। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि भारत और रूस के बीच बातचीत हुई है। और अब आपको ये समझाते हैं कि केमिकल युद्ध की खबर क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका असर क्या और इसके नतीजे यानी कि आगे क्या हो सकते हैं, ये समझना बेहद जरूरी है। खबर तो ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध में केमिकल वॉर का खतरा बढ़ गया है। इसका मतलब ये हो जाता है कि केमिकल युद्ध हुआ तो यूरोप में 5 मिनट में महाविनाश, जी हां, महाविनाश सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। खबर यह है कि अमेरिका ने रूस पर केमिकल हमले का आरोप लगाया। मतलब ये कि रूस पर जैविक जंग का आरोप अमेरिका की नई रणनीति हो सकती है जिसके जरिए वो दबाव बनाए। अब खबर यह भी है कि रूस ने दावा किया था कि यूक्रेन में अमेरिका ने केमिकल हथियार बनाए हैं। इसका मतलब यह भी है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब केमिकल वॉर के बेहद करीब है। मेरे साथ मेहमान मेजर जनरल एजेबी जैनी जी हैं। जैनी जी, इस बात की संभावनाएं कितनी लगती हैं कि केमिकल वॉर की तरफ यह युद्ध बढ़ रहा है? जैनी जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? कर्नल तेज शिक्कू, यही सवाल मैं आपके पास लेकर आना चाहती हूं। आखिर ये बात अगर सामने आती है, शुरुआत में हमने देखा कि यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहता, सिर्फ यूक्रेन को धमकाने का मकसद रूस का नजर आता है। फिर हमने देखा कि किस तरह से यूक्रेन को तहस नहस करने की बात हुई। फिर हमने देखा कि परमाणु अटैक की बात हो रही है और अब केमिकल वॉर। इसका मतलब क्या हो जाता है इस पूरे युद्ध में, क्योंकि आज 16वां दिन है?
ये तो ठीक है कि युद्ध रशियन प्लानिंग के मुताबिक नहीं जा रहा है और नाटो की प्लानिंग के मुताबिक भी नहीं जा रहा है, क्योंकि नाटो का एक भी ट्रूप वहां पर अभी तक कमिट नहीं हुआ है। लेकिन मैं मानता हूं कि दोनों पक्षों में लीडर्स ऐसे हैं जो ऐसा गलत कदम नहीं उठाएंगे कि जैविक हथियारों का इस्तेमाल हो, क्योंकि उसमें आप जिसको टारगेट कर रहे हैं वही टारगेट नहीं होता, पूरा यूरोप टारगेट हो जाएगा और बाद में पूरा विश्व टारगेट होगा। तो मुझे लगता है कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, एक दूसरे को का मनोबल गिराने के लिए या एक दूसरे की छवि को विश्व में बर्बाद करने के लिए ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है। लेकिन न पुतिन और न ज़ेलेंस्की या उसके नाटो के सपोर्टर्स जैविक हथियारों का कभी इस्तेमाल करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि इनका इस्तेमाल होगा। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है जेबी जैनी जी, इंफॉर्मेशन ये एक तरह से कहा जा रहा है कि दबाव के तहत ये सूचनाएं इधर से उधर की जा रही है एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए और दुनिया में माहौल बनाने के लिए। या आपको लगता है कि इस बात की अगर कहीं से भी जानकारी आ रही है तो ये बहुत गंभीर मामला है? देखिए प्रीति, मैं अपने ये वक्ता से जो अभी उन्होंने बोला, माफ करिएगा बीच में कनेक्टिविटी टूट गई थी, मैं काफी हद तक उनसे सहमत हूँ। किसी भी लड़ाई में एक एस्केलेटरी लैडर होता है। पहले वॉर ऑफ वर्ड्स होते हैं, शब्दावली का इस्तेमाल होता है, फिर डिप्लोमेटिक लड़ाइयां होती है, उसके बाद में प्रेस कैंपेनिंग शुरू होती है, मीडिया कवरेज शुरू होता है, फिर फोर्सेस इकट्ठे होते हैं और फिर धीरे धीरे लड़ाई चढ़ती रहती है और फिर लास्ट स्टेज में न्यूक्लियर वॉरफेयर की जरूरत पड़ती है, जो कि आज तक नहीं पड़ी 1947। तो एक एस्केलेटरी लैडर होता है। हम देख रहे हैं कि जो हम लोगों ने उम्मीद करी थी 21 तारीख को और 15 तारीख से जो फरवरी के ये बन रहा था, लड़ाई के क्लाउड्स और बादल इकट्ठे हो रहे थे, हम लोग सोच रहे थे कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन हम लोग की सोच गलत निकली है और ये एस्केलेट होता जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन ये केमिकल वॉरफेयर वाली जो बात है, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, रूस ने कीव पर, यूक्रेन की राजधानी पर बड़े हमले की तैयारी की है और ये खबर आई है ब्रिटेन के हवाले से, कीव पर भारी हमला कर सकता है रूस। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और रूस की कीव पर बड़े हमले की तैयारी इस लिहाज से मायने रखती है कि कहा जा रहा है कि अगर कीव पर पूरी तरह से कब्जा करने में या उसे नष्ट नाबूद करने में रूस कामयाब होता है तो ये समझिए कि उसने पूरे यूक्रेन को पूरी तरह से अपने हद में ले लिया है, अपनी जद में ले लिया है। लेकिन ब्रिटेन के हवाले से यह खबर आ रही है और इस खबर के मतलब और मायने ये भी हो सकते हैं कि क्योंकि एक युद्ध जमीन पर लड़ा जा रहा है, आसमान में लड़ा जा रहा है, एक युद्ध दिमागी तौर पर भी लड़ा जा रहा है। इधर यूक्रेन पर केमिकल हमले की खबर अमेरिका के हवाले से आई है। अमेरिका का दावा है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ केमिकल वॉर छेड़ सकता है और ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर इस तरह के हमलों का नुकसान क्या होता है। अब से कुछ साल पहले सीरिया के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तब सीरिया पर गठबंधन सेना के जरिए फास्फोरस बमों के इस्तेमाल का आरोप लगा था और इन आरोपों के बीच ये कहा जा रहा था कि तमाम जानकारियां सामने आ रही थी। वो क्या थी, आइए समझिए इस रिपोर्ट पे। रासायनिक हथियारों से तबाही का अलर्ट। क्या यूक्रेन में भी होगी सीरिया जैसी साजिश? फास्फोरस बम से कांप उठा था सीरिया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गई है जहां लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि पूरे यूरोप तक इसकी लपटें दिखाई दे रही हैं। इस बीच डराने वाली खबर यह है कि कहीं यूक्रेन भी सीरिया की तरह केमिकल हथियारों की साजिश का शिकार तो नहीं होने वाला। अमेरिका के हवाले से आई ये खबर इसलिए नए खतरे का इशारा कर रही है क्योंकि साल 2018 में ऐसे ही एक हमले में सीरिया में कई लोगों के मारे जाने का दावा किया गया था। अब भले ही अमेरिका इस साजिश के लिए रूस को जिम्मेदार बता रहा हो, लेकिन जब फास्फोरस बम गिराने का दावा किया गया था तब खुद रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता
मारिया जाखरोवा ने भी अमेरिका की अगुवाई वाली गठबंधन सेना को लेकर ऐसा ही कुछ आरोप लगाया था। सीरिया पर हुए हमलों में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया था। इन हमलों में सीरिया के अल शफा गांव के 60 नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि फास्फोरस बम एक ज्वलनशील और जहरीला रासायनिक पदार्थ है। इसका इस्तेमाल हथियारों को भरने के लिए किया जाता है। 1992 की रासायनिक हथियारों की संधि के तहत इन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। यही वजह है कि अब जबकि यूक्रेन के खिलाफ रासायनिक हमले की प्लानिंग की खबरें आ रही हैं, तो ये अपने आप में एक नए खतरे की ओर इशारा जरूर है। अस्पताल को टारगेट किया गया है। खार्किव में एक अस्पताल को टारगेट किया गया है और अस्पताल पर रूस के हमले का दावा यूक्रेन की मीडिया के हवाले से किया गया है। हमले के समय अस्पताल में 330 मरीज थे, ये भी दावा यूक्रेन की मीडिया की तरफ से किया गया है। खार्किव में एक अस्पताल पर हमला हुआ है, अस्पताल पर रूस के हमले की बात कही जा रही है और ये दावा किया गया है खार्किव में एक अस्पताल को टारगेट किया गया है, जिस अस्पताल में 330 के करीब कहा जा रहा है कि उस वक्त मरीज मौजूद थे। खार्किव वो हिस्सा जहां जानकारी ये मिल रही है कि जो बेहद करीब कीव से लगता है और वहां पर इस वक्त अगर बीते दिनों हम देखें, इन 16 दिनों में जिस हिस्से में सबसे ज्यादा तबाही हुई है वो खार्किव का हिस्सा है। खार्किव में चाहे ऑयल डिपो हो, इमारतें हो या फिर पुलिस मुख्यालय, तमाम ऐसी इमारतों को ध्वस्त करने की कोशिशें हुई हैं जो इस वक्त एक बार फिर से सामने आ रही हैं, जहां अस्पताल को टारगेट किया गया है। कमोडोर जीजे सिंह, बार बार टारगेट किया जा रहा है खार्किव को और कहा जा रहा है कि खार्किव को निशाना बनाना, यानी अगला टारगेट कीव। देखिए, जिस तरह की रेजिस्टेंस रशियन आर्मी को मिल रही है उसको काबू करने के लिए मेरा ये मानना है कि रशिया केमिकल एंड बायोलॉजिकल, जिसको आप जैविक हथियार कहते हैं, यूज करेगा। क्योंकि अगर आप 24 फरवरी से पहले देखें तो पुतिन और उनकी गवर्नमेंट कह रही थी कि हम सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम यूक्रेन ऊपर हमला नहीं करेंगे, मगर उन्होंने हमला किया। उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये उनकी प्रोपेगेंडा वॉर है और वो करेंगे इसके ऊपर, इनको काबू करने के लिए, क्योंकि ये युद्ध नहीं तो बहुत खींचा जाएगा और रशिया ने चाहता नहीं है उसको। देयरफॉर उसको पकड़ने के लिए, उसको काबू में करने के लिए ये बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर करेंगे, ये मेरा मानना है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से इनको हर तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है और इनकी आर्मी को इतनी कैजुअलिटीज मिल रही हैं, उसको देखते हुए ये अभी इस बात पे उतर आए, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी एयरफोर्स की जो इनकी ताकत है वो झोंक दी है। इन्होंने पूरी आर्मी आर्टिलरी फायर और जो फायर है, इसके पावर है, गन पावर, वो डाल दिया, मगर वो जो यूक्रेन वो काबू में नहीं आ रहा। इसलिए उसको काबू करने के लिए अभी ये इस बात पे उतर आ जाएंगे। मेरा ये मानना है कि बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि ये बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर करके उनको निष्ठाभूत उनको काबू करने की कोशिश में करेंगे। लेकिन कमोडोर जीजे सिंह, तब तक वहां पर बचेगा क्या, ये भी अपने आप में अहम हो जाता है। और इस बीच 16वें दिन भी यूक्रेन में भीषण युद्ध जारी है और रूस की सेना यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रही है। आइए आपको मैप के जरिए से बताते हैं कि किस तरह से इस पूरे यूक्रेन में हालात क्या है। देखिए, यूक्रेन में इस वक्त भीषण युद्ध चल रहा है। किस तरह से मारियुपोल से आपको लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि भीषण वहां पर तबाही हो रही है और उसके बाद डोनेट्स्क का हिस्सा, लुहांस्क का हिस्सा, जापोरिजिया का हिस्सा, साथ ही खार्किव में तो अभी हमने आपको बताया कि किस तरह से एक अस्पताल को टारगेट किया गया। ये बताता है कि स्थितियां किस कदर यूक्रेन में बेहद खराब से खराब होती जा रही है। चलिए, वो हिस्सा जहां पर पहले से ही जो परमाणु प्लांट था उसको कब्जे में ले लिया गया है। देखिए, एक बात और जान लीजिए, ओदेसा भी वो हिस्सा है जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है और उसके बाद इरपिन का हिस्सा है, ये कीव का हिस्सा। कीव के बारे में जानकारी ये मिल रही है कि इस बार ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कीव को टारगेट किया जाएगा और बड़े युद्ध की तैयारी में है इस वक्त रूस कीव को लेकर, और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही कीव को टारगेट किया जाएगा। ये वो हिस्से इस वक्त हम आपको यूक्रेन के दिखा रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हो रही है। जो लाल लाल आप देख रहे हैं निशान, चाहे ओदेसा हो, जापोरिजिया हो, मारियुपोल हो, ये तमाम आप देखिए इस वक्त सब कुछ तबाही की ओर यूक्रेन में बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन की सेना की तरफ से इस बीच दावा किया गया है। वो दावा क्या है? यूक्रेन का रूस पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप, बेलारूस में रूस के हमले का आरोप लगा है
और जानकारी ये मिल रही है कि यूक्रेन की सेना की तरफ से ये दावा हो रहा है। दावा क्या है, आइए आपको बताते हैं। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है, यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आरोप ये कि बेलारूस में रूस के हमले का दावा है और यूक्रेन की सेना की तरफ से दावा किया गया है। और इस बीच ये बताइए, आपको ये बता दें कि बेलारूस कहां खड़ा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज जो साफ तौर पर नजर आ रही है कि एक तरफ तो जमीन पर युद्ध चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ दोनों ही मुल्क और दोनों को सपोर्ट करने वाले देश दिमागी युद्ध भी खेल रहे हैं, जिसका खमियाजा यूक्रेन की जनता को भुगतना पड़ रहा है। यूएन का आंकड़ा है कि 25 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। और अब आपको रूस यूक्रेन युद्ध का एक हैरत अंगेज वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो यूक्रेन के एक शहर का बताया जा रहा है, जिसमें यूक्रेन के लोग रूस के गिराए बम को पानी की बोतल से डिफ्यूज करते दिखाई दे रहे हैं और एक व्यक्ति ने हाथों से बम पकड़ा हुआ है और दूसरा उस पर पानी डाल रहा है। जिस बम को दो लोग सिर्फ हाथ से डिफ्यूज करते दिखाई दे रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो इतना शक्तिशाली है कि पूरा इलाका तबाह हो सकता है। और सोचिए इस बात की गंभीरता को, इस तस्वीर की गंभीरता को कि मौजूदा वक्त में यूक्रेन में क्या स्थिति बनती जा रही है। जहां एक तरफ चिंता में डालती है तस्वीर, वहीं दूसरी तरफ हैरत भी डालती है हैरत में कि वीडियो यूक्रेन के एक शहर का बताया जा रहा है, जिसमें यूक्रेन के लोग रूस के गिराए बम को पानी की बोतलों से डिफ्यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्नल तेज टिक्कू जी, इस तरह की भी तस्वीरें आ रही हैं, इसे क्या कहा जाए, मरता क्या ना करता, या फिर अपने आप को बिल्कुल ही ये बताने की कोशिश हम किसी से नहीं डरने वाले? नहीं, ये तो मैं मानता हूँ बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आप एक फायर किया हुआ बॉम्ब उसको आप हाथ में नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर उसका मैकेनिज्म चलना शुरू हो गया अंदर तो वो सबको उड़ा के रख देगा और बहुत सारी तबाही करेगा। ये नेवेट है, मतलब इनको इग्नोरेंस, इनको मालूम नहीं है बॉम्ब को कैसे, एक स्पेशल टीम्स होती हैं बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए, और पानी डालकर डिफ्यूज करना ये तो बिल्कुल एक इग्नोरेंट आदमी का ही काम है। मुझे लगता है ये गलत काम है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम बॉम्ब है, वो कभी भी वो डड है अभी, लेकिन कभी भी वो अपनी हरकत कर सकता है। लेकिन एजेबी जैनी जी, ये जो वीडियोस आते हैं कि इतने मिसाइलों को, बमों को इस तरह से लोग हाथ में लेकर अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, हैरत अंगेज वीडियो भी कहे जा रहे हैं, इनकी सत्यता को लेकर क्या कहा जाए? देखिए प्रीति, किसी भी लड़ाई में ये दावे और काउंटर दावे तो होते रहते हैं, ये आमूमन चीज है। लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी दिमागी लड़ाई, एक दूसरे के दिमाग को अटैक करना। देखिए जो कुछ भी हम देख रहे हैं टीवी पे और न्यूज में पढ़ रहे हैं, ये सब वेस्टर्न मीडिया की इनिशिएटिव है। ये सारा का सारा अमेरिकन इंटेलिजेंस, अमेरिकन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट और वेस्टर्न प्रेस का सारा ये जिसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहा जा सकता है। आप देखें कि रशिया के साइड से तो कुछ आ ही नहीं रहा है। जो कुछ भी हल्ला गुल्ला डोनेट्स बॉर्डर पे चल रहा है, इनके पूर्वी साइड में, यूक्रेन के पूर्वी साइड में, डोनेट्स के एरिया में, लोहांस्क के एरिया में, जो कि नियो नाजीज वहां पर त्राय मचाकर सैकड़ों रशियंस मारे जा रहे हैं, एक जेनोसाइड चल रही है, उसके बारे में तो किसी को दुनिया को पता ही नहीं है। तो ये सारा का सारा एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, वेस्टर्न मीडिया का ये सारा का सारा प्रचार है। और कुछ हो भी रहा होगा, ठीक है, एक वीडियो गलत नहीं हो सकता, लेकिन आप देखें कि ये इतना बेवकूफी का काम, जैसे टिक्कू साहब बता रहे थे कि कोई एक बॉम्ब को पानी से वो डिफ्यूज करेगा क्या? मैं इस वीडियो को फेक वीडियो मानता हूँ, ये बकवास है ये सारा वेस्टर्न मीडिया का। तो ये जो आप पूछ रहे थे सत्यता, हम वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसके जरिए ये साबित करने की कोशिश यूक्रेन की जनता के लिए की जा रही है कि भैया वो बम गिरे, मिसाइल गिरे, रॉकेट लॉन्चर गिरे, उनके लिए कोई फर्क नहीं है, वो किस तरह से उसे डिफ्यूज कर रहे हैं, वो तस्वीर वायरल हो रही है। वो सत्य है, वीडियो नहीं है, इसकी प्रमाणिकता जांच के दायरे में। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है सर, इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियो जारी हो रहे हैं और दावे यूक्रेन की तरफ से ज्यादा किए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है? देखिए, जो यूक्रेन लड़ रहा है वो अपने देश की, अपनी आन बान और शान की लड़ाई लड़ रहा है। वो आप जो इमारतें दिखा रहे हैं, गिरा रहे हैं मटेरियल का कि इतना नुकसान हो जाए, उसकी परवाह नहीं, उसकी आन बान शान की उनको परवाह है। अपनी इज्जत के लिए क्या वो हथियार डाल दे रशिया के सामने? क्या आप समझते हैं कि गुलाम हो जाए उनके?
ये नहीं चाहते। वो एक आजाद रहना चाहते हैं, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है उनका, वो कोई भी रिस्क लेंगे। ये वेस्टर्न जो आप बता रहे हैं दूसरे कि ये वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा, ये प्रोपेगेंडा नहीं, ये सच है। ये लोग जो हैं ये पूरे अपने दृढ़ता से रशिया का मुकाबला कर रहे हैं, एक गुलाम नहीं होना चाहते, ये उनके सामना करेंगे। और ये जो मैच है इनका आपस में लड़ाई, ये ड्रॉ की तरफ जाएगी और खींचेगी, और जितनी खींचेगी उतनी मैं समझता हूं कि रूस के चेहरे के ऊपर उतने तमाचे हैं, क्योंकि इतनी पावरफुल आर्मी जो है उसकी वो इतने छोटे से देश को जिसे कहते हैं काबू में नहीं कर पाई। ये क्या बात है कि आप रशिया की बात को उठा रहे हैं? रशिया के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। जैसे पहले मैंने आपको बताया 24 फरवरी से पहले वो तो पुतिन साहब कह रहे थे बार बार कि मैं हमला नहीं करूंगा यूक्रेन के ऊपर। किया उसने, और इनोसेंट लोगों की तबाही कर रहा है वो। ठीक है, मेरा ये मानना है। कर्नल तेज टिक्कू, जानकारी ये जो अभी हमने ब्रेकिंग न्यूज भी देखी कि कीव पर बड़े हमले की तैयारी है, मिसाइल अलर्ट की बात की जा रही है कि कीव में मिसाइल अलर्ट है क्योंकि वहां पर कभी भी हमला हो सकता है। क्या कीव को टारगेट करना रूस के लिए इतना आसान होगा? हालांकि 16 दिन हो चुके हैं। देखिए, मैं तो पिछले 15 दिन से ये सुन रहा हूं कि कीव पर आज हमला होगा और कीव पर कल हमला होगा। हमले का मतलब क्या है? एक बहुत बड़े शहर में जहां पर कि 3 मिलियन 30 लाख लोग रह रहे हैं, उसमें आप हमला कैसे कर सकते हो और क्यों करना आपको हमला? अगर आप उसको सीज में ले लेंगे आप, और वैसे ही वहां से लोग तो भाग रहे हैं, और जो हम सोच रहे हैं कि बहुत तबाही हो रही है वहां पर, कुछ मैं कॉरेस्पॉन्डेंस देख रहा था जो वहां पर घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रशिया इतना फायर पावर इस्तेमाल नहीं कर रहा है जिससे पूरी वहां पर सिविलियनों की ज्यादा का नुकसान हो। तो मैं मानता हूं ये जो हम कह रहे हैं कल हमला होगा या परसों हमला होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कीव एक बहुत बड़ा शहर है, उसको इफेक्टिवली वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं कि वहां पर कोई काम हो ही नहीं सकता, गवर्नेंस नहीं हो सकती, तो वो ऑटोमेटिकली वो यूक्रेन के लिए कोई काम नहीं कर सकता, उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। हाँ, वहां पर कुछ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, रूस की आर्थिक घेरेबंदी की तैयारी की जा रही है। इस आर्थिक घेरेबंदी के लिए यूएस, यूरोपियन यूनियन और G7 ने रणनीति बनाई है। रूस से कारोबार बंद करने की तैयारी की जा रही है। जानकारी ये मिल रही है कि आर्थिक मोर्चे पर घेरेबंदी की तैयारी रूस के खिलाफ की जा रही है, और वो कौन कौन हिस्से हैं, खास तौर पर यूएस है, EU है, और साथ ही कहा जा रहा है कुछ और मुल्क भी हैं G7 के, जो इस पूरे मामले में साथ खड़े होकर यूक्रेन के लड़ाई लड़ना चाहते हैं और रूस को आर्थिक तौर पर कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन आर्थिक तौर पर घेरेबंदी रूस के लिए इस युद्ध को रोकने के लिए कितना बड़ा दबाव साबित होगी, ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि 16 दिन से जो रूस के तेवर हैं वो कहीं भी पीछे हटने वाले नहीं दिखाई पड़ रहे। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच बीते 24 घंटों में क्या कुछ हुआ है आज सुबह से लेकर शाम तक, आइए देखिए।